नमस्कार, अब आपको दिखाते हैं खबर 1 मिनट तेज रफ्तार में। कल यूपी की 7 विधानसभा सीटों में वोट डाले जाएंगे। पोलिंग पार्टियां सभी 7 विधानसभा सीटों के लिए रवाना हो गई हैं। टुंडला, बुलंदशहर, नौगांव, सादात, घाटमपुर, बांगरमऊ, मल्हानी और देवरिया सदर में मतदान सुबह 7 बजे से शुरू होकर शाम 6 बजे तक चलेगा। कोरोना काल में वोटिंग को लेकर खास इंतजाम किए गए हैं। एक पोलिंग बूथ पर अधिकतम 1000 वोटर ही मतदान कर सकेंगे। भीड़ न लगे, इस वजह से हर मतदान केंद्र पर सहायक पोलिंग बूथ भी बनाए गए हैं। हर बूथ पर डॉक्टरों की एक टीम तैनात की जाएगी। ड्यूटी में रहने वाले कर्मचारियों, अफसरों को मेडिकल की सुविधा भी दी जाएगी। कोरोना संक्रमित बुजुर्ग और दिव्यांग जनों को पोस्टल बैलेट से मतदान करने की सुविधा रहेगी। ऐसे मतदाताओं के पास खुद मतदान कर्मी जाएंगे और उनका वोट इकट्ठा करेंगे। इन 7 विधानसभा सीटों पर कुल 24,27,922 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इन सभी 7 विधानसभा सीटों में कुल 3,655 पोलिंग स्टेशन और 1,753 पोलिंग सेंटर बनाए गए हैं। चुनाव को लेकर सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता है। यूपी उत्तराखंड में राज्यसभा का चुनाव तय तारीख से पहले ही पूरा हो गया। यूपी में 10 सीटों पर चुनाव था और सभी 10 सीटों पर प्रत्याशी निर्विरोध चुनाव जीत गए। उत्तराखंड में 1 सीट पर चुनाव था। यहाँ बीजेपी प्रत्याशी नरेश बंसल निर्विरोध राज्यसभा के लिए चुने गए। दोनों राज्यों में 9 नवंबर को वोटिंग होनी थी, लेकिन उसकी नौबत नहीं आई। उत्तर प्रदेश की 10 में से 8 सीटों पर बीजेपी के प्रत्याशी निर्विरोध चुने गए, जबकि एक सीट पर एसपी और बीएसपी के उम्मीदवार जीते। राज्यसभा में अभी बीजेपी के 86 सांसद हैं। यूपी से 8 और उत्तराखंड से 1 सांसद जीतने से राज्यसभा का गणित बदल गया है। अब बीजेपी के पास 92 सांसद हो गए हैं, जबकि कांग्रेस के पास सिर्फ 38 सांसद बचे हैं। आजादी के बाद पहली बार ऐसा है जब राज्यसभा में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनी है। इससे पहले सिर्फ कांग्रेस का प्रभुत्व राज्यसभा में रहता था। राज्यसभा में बीजेपी की ताकत बढ़ने से मोदी सरकार और भी मजबूत हुई है। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने आज एक बार फिर समाजवादी पार्टी पर करारा प्रहार किया। लखनऊ में मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने फिर दोहराया कि एमएलसी चुनाव में वो किसी भी कीमत पर एसपी को जीतने नहीं देंगी। एसपी को हराने के लिए किसी का भी समर्थन कर सकती हैं। यूपी में जल्द ही आगे होने वाले एमएलसी के चुनाव में सपा के दूसरे खड़े किए गए प्रत्याशी को हराने के लिए बीएसपी को चाहे बीजेपी व अन्य किसी भी सपा प्रत्याशी के मुकाबले में भारी पड़ रहे एमएलसी के प्रत्याशी को यदि वोट देना पड़ता है तो हम जरूर देंगे। मायावती ने बीजेपी को समर्थन देने के बयान को लेकर उठ रहे उन सवालों का भी जवाब दिया, जिसे लेकर एसपी और कांग्रेस उन पर बीजेपी से साठगांठ का आरोप लगा रहे थे कि बीएसपी किसी भी कीमत पर पूरे देश में खासकर यहाँ बीजेपी जैसी संकीर्ण व सांप्रदायिक ताकतों का साथ नहीं दे सकती है। उन्नाव से कांग्रेस की पूर्व सांसद अन्नू टंडन ने आज समाजवादी पार्टी का झंडा थाम लिया। करीब एक दशक से ज्यादा समय कांग्रेस में गुजारने के बाद अन्नू टंडन ने अपने समर्थकों के साथ अखिलेश यादव की मौजूदगी में समाजवादी पार्टी की सदस्यता ली। इस दौरान उन्होंने अखिलेश को यूपी का अगला सीएम बनाने का संकल्प लिया। और जिस चीज के लिए बहुत दिनों से मैं इच्छुक थी, वो मैंने निर्णय ले लिया और आज अखिलेश यादव जी के साथ उनके बगल में हूँ और इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर इनको अगला मुख्यमंत्री बनाना, यही हमारा अब ध्येय हो गया। वहीं अखिलेश ने अन्नू टंडन के एसपी ज्वाइन करने पर कहा कि इससे पार्टी मजबूत होगी। अन्नू टंडन जी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। साथ ही साथ मैं एक साथी सहयोग का स्वागत करता हूं। आपको बता दें, अन्नू टंडन 2009 में उन्नाव की सांसद चुनी गई थी। अन्नू टंडन ने 29 अक्टूबर को कांग्रेस से इस्तीफा दिया था। लगातार बढ़ रहे प्रदूषण को रोकने के लिए लखनऊ में ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने एक मुहिम शुरू की, जिसके तहत श्रीकांत शर्मा ने रोजाना साइकिल से ऑफिस जाने का फैसला किया, जिससे लोगों को पर्यावरण बचाने का संदेश देकर उन्हें जागरूक किया जा सके। बच्चों के बेहतर स्वास्थ्य के लिए और वायु प्रदूषण को कम करने के लिए अगर आपका दफ्तर, आपका व्यावसायिक प्रतिष्ठान अगर 5-6 किलोमीटर के रेडियस में है, निश्चित रूप से हम साइकिल का उपयोग कर सकते हैं।
दरअसल ऊर्जा मंत्री लखनऊ में पिछले कुछ दिनों से साइकिल से बिजली विभाग के सब स्टेशंस का निरीक्षण कर रहे हैं। इसी बीच उन्होंने अपने सरकारी आवास से शक्ति भवन तक साइकिल चलाकर आना जाना शुरू कर दिया। तो आने वाले दिनों में ऊर्जा विभाग में सिर्फ इलेक्ट्रिक या बैटरी संचालित वाहनों को ही खरीदे जाने का ऐलान भी किया। डीजल और पेट्रोल की जो कारें उनमें धीरे धीरे कटौती करेंगे और ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स जो 4 व्हीलर हैं उनका हमारे यहाँ उपयोग होगा। कैराना से समाजवादी पार्टी विधायक नाहिद हसन और उनके समर्थकों का हंगामा दिन भर चलता रहा। विधायक नाहिद हसन ने 50,000 समर्थकों के साथ गिरफ्तारी का दावा किया था, लेकिन कैराना में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात होने और धारा 144 के चलते एसपी विधायक गिरफ्तारी नहीं दे सके। दरअसल 29 अक्टूबर को कैराना कोतवाली में एसपी विधायक के इंस्पेक्टर से एक मुकदमे को लेकर बहस हो गई थी, जिस पर विधायक के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था, जिसे लेकर विधायक जी ने 2 नवम्बर को गिरफ्तारी देने का ऐलान किया था। सुबह से ही विधायक अपने समर्थकों से ज्यादा संख्या में कोतवाली पहुंचने का आह्वान करते रहे। दोपहर में विधायक अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ अपने आवास से गिरफ्तारी देने के लिए निकले। कैराना में चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स तैनात रही और हर आने जाने वाले रास्तों पर बैरिकेडिंग की गई थी। उधर देवबंद से कैराना जा रहे नाहिद हसन के कई समर्थकों को पुलिस ने नजरबंद कर दिया। पूर्व एमएलसी उमर अली खान और उनके समर्थकों को नौनाता पुलिस ने कैराना जाते वक्त हिरासत में ले लिया और चीनी मिल गेस्ट हाउस में रखा गया। जालौन जिले की उरई पुलिस ने कांग्रेस के जिलाध्यक्ष अनुज मिश्रा को गिरफ्तार किया है। अनुज मिश्रा की छेड़खानी के आरोप में गिरफ्तारी हुई है। अनुज मिश्रा को जिला कारागार भेज दिया गया। दरअसल रविवार को बीच सड़क 2 लड़कियों ने कांग्रेस के जिलाध्यक्ष की पिटाई कर डाली थी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। लड़कियों का आरोप है कि अनुज मिश्रा उन्हें लगातार फोन कर तंग करता है, जिससे तंग आकर उन्होंने बीच सड़क जिलाध्यक्ष की पिटाई की। हालांकि पिटाई के बाद अनुज मिश्रा ने सफाई भी दी कि उन्हें झूठे मुकदमे में फंसाया जा रहा है। तो हमने जिला कांग्रेस कमेटी में पहले कांग्रेस से जुड़ी रही सचिव बनाया था। इसके बाद मैंने महुआ में मीटिंग में प्रदेश अध्यक्ष से उसको हटाने की सिफारिश कर दी थी। इसके पहले इन्होंने इनके मकान का लेंटर डला था। इन्होंने, चूंकि हमारा बिल्डिंग मटेरियल का काम है, तो इन्होंने मुझसे कहा कि हमें कुछ सरिया, सीमेंट और गिट्टी की जरूरत है। मैंने इनसे कई बार तगादा मांगने का प्रयास किया, तो पहले तो ये मुझे धमकाते रहे कि मैं तुम्हारे प्रदेश अध्यक्ष को फोन कर दूंगी, इल्जाम लगा दूंगी, ये करूंगी। मैं ये कहता हूं कि मेरी सारी प्रकार से जांच करा ली जाए। फिरोजाबाद में एक महिला पर छेड़छाड़ का विरोध करने पर बदमाशों ने तेजाब डाल दिया, जिसे गंभीर हालत में हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया गया है। मामला पचोखरा थाना इलाके के गढ़ी दया का है, जहां खेत पर पानी लगाकर महिला घर लौट रही थी। इसी दौरान रास्ते में 4 लोगों ने उसके साथ छेड़खानी की, जिसका विरोध करने पर बदमाशों ने महिला के ऊपर तेजाब डाला और वहां से फरार हो गए। मैं खेत पे पानी लगाने गई थी, तो वहाँ से लौट के आ रही थी, तो 4 लोग वहाँ पर बैठे थे। मुझे नहीं पता कब के आ गए, क्या कर रहे क्या नहीं कर रहे। उसमें से 2 को मैंने पहचान लिया, 2 को नहीं पहचान पाया मैंने। वहीं महिला पर एसिड अटैक की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जानकारी जुटाई गई। पुलिस के मुताबिक मामला पुरानी रंजिश का लग रहा है। 23% बर्न बताया गया है। महिला को तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया। महिला का जो कहना है उसके आधार पर तहरीर प्राप्त की गई और उस पर मुकदमा पंजीकृत किया गया है। जिन 2 लोगों को इन्होंने एलिगेशन लगाया वो हमने हिरासत में लिया है। तेजाबी हमले में महिला 25% झुलस चुकी है, जिसका ट्रॉमा सेंटर में इलाज चल रहा है। सोनभद्र में हाथियों के झुंड ने जमकर उत्पाद मचाया, ग्रामीणों की खड़ी फसलों को रौंद डाला। मामला बीजपुर के कुडार गांव का है, जहां इन दिनों हाथियों का आतंक छाया हुआ है। देर रात हाथियों के एक झुंड ने कुडार गांव में धान की खड़ी फसल को पैरों तले रौंद डाला। सूचना पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और शोर मचाकर हाथियों के झुंड को गांव से बाहर खदेड़ दिया। बताया जा रहा है हाथियों के उत्पात के चलते कई ग्रामीणों की फसलों को नुकसान पहुंचा है। प्रशासन नुकसान का आकलन करने में जुटा हुआ है। वहीं बभनी में भी हाथियों के झुंड ने एक बच्ची को कुचलकर मार दिया। बताया जा रहा है कि छत्तीसगढ़ से भटक कर आए हाथियों का झुंड देर रात बीजपुर के नेमना गांव में घुस गया और घर के बाहर सो रही 7 साल की बच्ची को मार डाला। ग्रामीणों के मुताबिक बच्ची और उसका पिता घर के बाहर सो रहे थे, तभी गजराज का झुंड दौड़ते हुए वहां से गुजरा। जब तक बच्ची चारपाई से उठ पाती तब तक हाथियों के झुंड ने बच्ची को कुचल दिया। वहीं इस घटना से ग्रामीणों में वन विभाग के खिलाफ गुस्सा है कि आए दिन हाथियों के गाँव में घुसने की सूचना के बावजूद गजराज के आतंक से मुक्ति दिलाने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गयी। बहराइच में देर रात एक दर्दनाक हादसा देखने को मिला, जहां रफ्तार के कहर ने 6 लोगों की जान ले ली। घटना गोंडा बहराइच हाईवे पर पयागपुर के इलाके के शिवदाहा मोड़ के पास हुई, जहां ट्रक और सवारी गाड़ी में जोरदार टक्कर हो गई, जिसमें 6 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 10 यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनमें से 5 की हालत चिंताजनक बनी हुई है। हम लोग किशोसा से आ रहे थे
लखीमपुर तक जाना चाहते थे। लखीमपुर में घर है। हम 2 गाड़ी में हम सवार थे। एक हमारी आगे गाड़ी थी, एक पीछे वाली गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, पता नहीं किस चीज़ से हुआ। गाड़ी साइड में खड़ी है। गाड़ी का कंडीशन ऐसा है कि ड्राइवर और 2 लोग जो आगे बैठे थे वो उसी में दब गए। एक्सीडेंट की सूचना मिलते ही पुलिस और राहत बचाव टीम मौके पर पहुंची और घायलों को इलाज के लिए हॉस्पिटल भेजा गया। मरने वाले सभी लोग लखीमपुर के रहने वाले थे। बताया जा रहा है कि ये सभी लोग अंबेडकर नगर के किचौचा से जियारत कर वापस लौट रहे थे, तभी सवारी गाड़ी के ड्राइवर को झपकी आ गई और सामने से आ रहे ट्रक से गाड़ी भिड़ गई। वहीं हादसे के बाद काफी देर तक एम्बुलेंस नहीं आने पर पुलिस जीप से घायलों को मेडिकल कॉलेज के लिए भेजा गया। मथुरा के बरसाना में नंद बाबा मंदिर में नमाज पढ़ने का एक आरोपी फैजल खान दिल्ली से गिरफ्तार किया गया है। नगर से मथुरा पुलिस ने ये गिरफ्तारी की है। दरअसल 29 अक्टूबर को दिल्ली से फैजल खान अपने 3 दोस्तों के साथ मथुरा पहुंचा था, जहां उन्होंने अपने एक दोस्त के साथ मंदिर के अंदर जोहर की नमाज पढ़ी थी। इसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मामले ने तूल पकड़ा और मंदिर के पुजारी ने आस्था से खिलवाड़ को लेकर फैजल समेत 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। वहीं आज नंद महल मंदिर का शुद्धिकरण भी किया गया। वैदिक मंत्रोच्चार के बीच ब्राह्मणों ने मंदिर का शुद्धिकरण किया। हमारे सनातन धर्म के जो मंदिर हैं उसमें किसी भी विधर्मी द्वारा अपनी इस तरह की जो पद्धति से करना वो बिल्कुल उसके खिलाफ है। इससे हमारे मंदिर की मान मर्यादा भंग हुई है। उसी के क्रम में हमने मंदिर को आज सुबह धोया है, गंगा जल यमुना जल छिड़क कर उसको पवित्र किया है और हवन यज्ञ करके उसका शुद्धिकरण किया है। मथुरा पुलिस अब फैजल से मंदिर में नमाज पढ़ने के पीछे के सच का पर्दाफाश करेगी कि आखिर मंदिर में नमाज पढ़ने और इसकी फोटो सोशल मीडिया पर वायरल करने के पीछे उसकी मंशा क्या थी। मशहूर शायर मुनव्वर राणा की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। मुनव्वर राणा के विवादित बयान को लेकर लखनऊ के हजरतगंज कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया गया है। ये एफआईआर हजरतगंज कोतवाली के सब इंस्पेक्टर दीपक पांडे ने दर्ज कराई है। एफआईआर में सामाजिक दुश्मनी फैलाने, शांति भंग करने के साथ ही आईटी एक्ट की धाराएं शामिल हैं। वहीं मुकदमा दर्ज होने के बाद मुनव्वर राणा ने दारोगा को बेवकूफ तक बता डाला। एक मामूली दरोगा जो हाई स्कूल नकल करके पास किया होगा और रिश्वत दे करके दरोगा हो गया होगा, वो बेवकूफ मेरे ऊपर इल्जाम लगाएगा। उसको शब्दावली का प्रयोग नहीं मालूम होगा। 50 साल तक मैंने शब्दों के जूते साफ किए हैं। कहाँ किस शब्द को प्रयोग करना है ये मैं अच्छी तरह जानता हूँ। मुकदमा दर्ज होने के बाद अब उन पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। दरअसल फ्रांस में मजहबी हिंसा फैलाने वाले को मुनव्वर राणा ने खुला समर्थन दिया था। उनके इस बयान का चौतरफा विरोध भी हो रहा है। लखनऊ में अवैध रूप से बनाई गई बिल्डिंग के खिलाफ लखनऊ विकास प्राधिकरण ने अभियान छेड़ दिया है। सोमवार को डीएम की मौजूदगी में एलडीए ने कैसरबाग के ड्रैगन मॉल को गिराने की कार्रवाई शुरू की। इस अभियान के तहत लखनऊ में 7 बड़ी कॉमर्शियल बिल्डिंग गिराई जाएंगी। इस अभियान में गैर आबादी वाले जितने भी हमारे बिल्डिंग्स हैं जो अतिक्रमण करके हैं सरकारी ज़मीनों पे या बिना नक्शे के हैं या जिनके लिए डिमोलिशन ऑर्डर्स पहले से एलडीए में पेंडिंग था, इन सबको एक्जीक्यूट किया जा रहा है। और इसी के अंतर्गत आज 7 जगहों पर बड़ी कार्रवाइयाँ चल रही हैं, जिसमें 2 जगहों पे मैं मौके पे खुद ही आया। एक तो थाना ठाकुरगंज में जहाँ पे एक अवैध बार बना हुआ था, हुक्का बार, कमर्शियल बिल्डिंग थी, और साथ ही साथ एक बड़ा ड्रैगन मॉल जो ये लाल बाग में स्थित है। ड्रैगन मॉल ये अवैध रूप से था, जिसका डिमोलिशन ऑर्डर था, जिसका एक्जीक्यूशन किया जा रहा है, उसको भी गिराया जा रहा है। लखनऊ विकास प्राधिकरण का अभियान अगले 3 महीने तक जारी रहेगा, जिसमें सरकारी जमीन पर कब्जे हटाए जाएंगे तो अवैध रूप से बनाई गई बिल्डिंग्स भी गिराई जाएंगी। डालते हैं नजर कुछ और खबरों पर 1 मिनट में। पीलीभीत में अपने बच्चे को पाने के लिए मां ने अपहरण की झूठी खबर पर पुलिस को दौड़ा दिया। कई घंटे तक पुलिस बच्चे की तलाश करती रही। 5 घंटे बाद पुलिस ने सकुशल बच्चे को बरामद किया तो अपहरण की झूठी खबर का खुलासा हुआ। जब जानकारी की गई तो ये बात स्पष्ट हुई कि बच्चे की मां ने ही अपने गरीबी के कारण बच्चे को इन लोगों को परवरिश से दिया था। बच्चा सकुशल है और हम लोग कल इसे माननीय न्यायालय CWC के सामने पेश करेंगे और माननीय न्यायालय के आदेश से इस बच्चे को जिसकी सुपुर्दगी में दिया जाएगा उसको हम लोग दिला के उस हिसाब से वैधानिक कार्रवाई करेंगे। दरअसल आंध्र प्रदेश से आई संगीता नाम की महिला ने रास्ते में जा रहे लोगों को रोककर गुहार लगा रही थी कि उसके 8 साल के बच्चे का एक ऑटो ड्राइवर ने अपहरण कर लिया और पीलीभीत की एक महिला को बेच दिया। जिसके बाद लोगों ने पुलिस को इस बात की सूचना दी तो पुलिस हरकत में आई और महिला और बच्चे को ढूंढ निकाला।
सीतापुर में डॉक्टरों की लापरवाही का बड़ा मामला सामने आया है, जहां पर एक गर्भवती महिला के ऑपरेशन के बाद डॉक्टरों ने लापरवाही से महिला के पेट में तौलिया छोड़ दिया। 4 महीने तक महिला दर्द से कराती रही। जब उसने दूसरे डॉक्टर से चेकअप कराया तो इस लापरवाही का खुलासा हुआ। मामला कजियारा का है, जहाँ महिला की जिला हॉस्पिटल में 5 जून को ऑपरेशन से डिलीवरी हुई थी। जी, मेरा ऑपरेशन जब हुआ तो 28 सितंबर को हुआ, दूसरा वाला जी, और उसमें से तौलिया निकली है और उससे हमारी आंत डैमेज हो गई थी और हमें बहुत ज़्यादा तकलीफ थी, तो आंत हमारी काट के निकाल दी गई है। वहीं लापरवाही की खबर सामने आने के बाद हॉस्पिटल प्रशासन में हड़कंप मच गया। अब सीएमओ मामले की जांच के बाद कार्रवाई का भरोसा दिला रहे हैं। यदि यह विषय ऐसा है तो निश्चित ही गंभीर विषय है और इसकी सक्षम अधिकारी के द्वारा पूरी तरह से जांच कराकर जो भी इसमें उचित कार्रवाई होगी मरीज के। डॉक्टरों की लापरवाही से महिला के पेट में संक्रमण इस कदर बढ़ गया है कि महिला की छोटी आंत तक काटनी पड़ी। खुशी पर में जारी है खबरों का सिलसिला। नमस्कार।